हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हाई पी जो शेयर होते हैं वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी रिस्की होता है। यानी कि हाई पी इक्वल टू हाई रिस्क। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले होता है पी रेशो। पी रेशो बेसिकली क्या होता है? पी रेशो का मतलब होता है सिंपली प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस, यानी कि कोई भी स्टॉक या बिजनेस जिसको आप अभी खरीदना चाह रहे हो उसका क्या प्राइस है, और अर्निंग 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 पर शेयर, जिसको सिंपली ईपीएस भी बोला जाता है, या फिर अर्निंग को हम बोल सकते हैं प्रॉफिट पर शेयर भी बोलते हैं। पीए रेशो निकालने का एक और तरीका होता है, जब आप मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैप यानी पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है, पूरी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, उसको अगर हम डिवाइड कर दें उसके नेट प्रॉफिट से, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल सकता है, पी रेशो मिल सकता है। तो पी रेशो बेसिकली बताता क्या है? पी रेशो बताता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर जो शेयर है उसके उसको लेकर मार्केट के अंदर क्या परसेप्शन है, क्या नज़रिया है उस शेयर को लेकर। अगर उसका पी ज़्यादा है तो मार्केट ये अज्यूम करके चल रहा है कि वो शेयर उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इफेक्टिवली वो बिजनेस कर रहा है, या फ्यूचर में उसका अर्निंग बहुत अच्छी आ सकती है। अगर कोई बिजनेस है उसका पी अगर कम है तो मार्केट ये मान के चलता है कि वो कंपनी है, उसका बिजनेस में कुछ हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, या बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और पी रेशो अगर हम सिंपली बोलें तो पी रेशो को ये भी कहा जाता है कि आज आप कंपनी में 1 रुपए की अर्निंग के लिए, यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए कितना ज़्यादा हाई प्राइस है, कितना ज़्यादा एडवांस आप पैसा दे सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका पी रेशो है, मान के चलते हैं हम 18। इसका मतलब आप कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए जो इन्वेस्टर है उसको 18 रुपये देने को रेडी है। अगर पी है मान लीजिए 200 रुपये, 200, इसका मतलब है कि जो कंपनी में जो इन्वेस्टर है वो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 200 का मल्टीपल देने को तैयार है। तो इसको बोला जाता है पी रेशो। अब जितना ज़्यादा हाई पी रेशो होता है, यानी कि पी होता है, उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए रिस्क लेकर आता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कोई भी, अगर आपका पी रेशो ज़्यादा है तो उसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे एक्सेल की सहायता से, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक होता है उसका जो प्राइस है वो कैसे बढ़ता है। तो किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो दो तरीके से बढ़ता है। तो उन दो तरीकों की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो कोई भी जो स्टॉक होता है उसका प्राइस बढ़ने के होते हैं दो रीजंस। तो फर्स्ट रीजन होता है पी एक्सपेंशन, और जो सेकंड होता है अर्निंग ग्रोथ। तो पी एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो कंपनी है उसको लोग ज़्यादा उसको डिमांड कर रहे हैं कि ये कंपनी है जो अच्छा बिजनेस कर सकती है, फ्यूचर में इसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा है। तो जो फ्यूचर की अर्निंग है या फ्यूचर की जो ग्रोथ आने वाली है उसको कंपाउंड करते हुए, या फिर उसको जो फ्यूचर में होने वाला है उसको आज ही मानते हुए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज़्यादा पी देने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर शेयर या जो कंपनी है उसका एक्सपेंशन होता है। दूसरा होता है अर्निंग ग्रोथ। एक बार जब पी एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि पी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस अगर बढ़ता है तो वो ओनली एंड ओनली अर्निंग ग्रोथ की वजह से ही बढ़ता है। अगर अर्निंग ग्रोथ किसी शेयर में से चली जाए तो आपका ना शेयर बढ़ेगा ना उसको पी एक्सपेंशन मिलेगा। लेकिन पी एक्सपेंशन अगर एक बार बढ़ गया है तो उसके बाद अगर आपका शेयर प्राइस अगर बढ़ता है किसी स्टॉक का, तो उसके लिए ओनली एंड ओनली अर्निंग ग्रोथ ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम समझते हैं कि दो कंडीशन में यहाँ पर लूँगा। फर्स्ट कंडीशन, जिस कंडीशन में जो आज कोई भी इन्वेस्टर है वो परचेज कर रहा है, मान लीजिए XYZ किसी भी शेयर को, उसका जो पी है वो हाई है
और दूसरी कंडीशन में उसका पी है जो लो है, उस कंडीशंस को हम चर्चा करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। तो मैं एक्सेल पर लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल पे हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली मान के चलते हैं कि कोई भी शेयर जिसको आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका करंट हम ईपीएस मान लेते हैं 4 का है, कि यानी कि अभी कंपनी है 4 रुपये कमा रही है पर शेयर पर, और इसका जो प्राइस है हम मान के चलते हैं कि आज की तारीख में 200 रुपये है जिस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से हम, जैसे कि फॉर्मूला में पढ़ा था हमने, कि उसके बेसिस पे पी रेशो क्या होगा, जो भी प्राइस है उसको हम डिवाइड कर देंगे उसकी अर्निंग से या फिर ईपीएस से। तो हमारे पास में आज की तारीख में इस शेयर, पर्टिकुलर शेयर का जो ईपीएस आता है हमारे पास में आता है 50 रुपये। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों की हम अर्निंग को यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, और आने वाले 10 सालों के अंदर जो कंपनी है वो मान के चलते हैं कि ये परसेंटेज में मैं वैल्यू ले रहा हूँ कि वो 25% से ग्रोथ करेगी। तो उसके बेसिस पे अगर हम इसकी ईपीएस की ग्रोथ माने तो वो कितनी हो जाएगी, जैसा कि आपने कंपाउंडिंग फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो कंपाउंडिंग फॉर्मूला क्या होता है कि कंपाउंडिंग फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न या फिर ग्रोथ की पावर एन, यानी कि यहाँ पे बताता है टेन्योर, टर्म्स या फिर टाइम। तो इसको हम एप्लीकेबल करते हैं एक्सेल फाइल में। तो इक्वल टू लगाया मैंने, और करंट हम मानते हैं कि जो पी है वो है, सॉरी अर्निंग है यहाँ पर वो है 4 रुपये की जो प्रेजेंट है, और इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो है 25% की। अरे ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि 10 साल की मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है, 10 साल का टेन्योर। तो यहाँ पर मैंने टाइम लिया है 10 ईयर्स का। तो इसके बाद जो मुझे आने वाले 10 सालों में जो ग्रोथ आएगी ईपीएस के अंदर वो आती है यहाँ पर 37 रुपये की। और इसके बेसिस पे अगर हम आगे अगर अज्यूम करें कि फ्यूचर के अंदर मैं मान के चलता हूँ जो कंपनी आज 50 का पी है उसको, जस्ट इमेजिन आप कुछ भी ले सकते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पे कंपनी को मिला है 25 का पी, 25% का पी। अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इसको सही कर लेता हूँ, मतलब 25 का इसको पी मिला है। और अगर हम 10 साल के बाद अगर प्राइस को देखें तो वो हो जाएगी हमारे जो यहाँ पर है इसका ईपीएस इनटू, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पी से रेशो से, तो ये प्राइस होगी 931 रुपये। अब यहाँ पे देखा जाए आज के कंपेयर में ये प्राइस है जो ज़्यादा है, मतलब ग्रोथ है। बट अगर हम इसको कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल गेन, ये था हमारा जो भी ये हमने गेन किया था, ये था हमारा ईपीएस में, यानी कि जो बिजनेस है या फिर प्रॉफिट है उसमें क्या ग्रोथ आई है। अब हम वैल्यू काउंट करते हैं कि हमारा जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है उसमें कितनी हमको ग्रोथ मिली है। तो इक्वल टू लगाया मैंने ब्रैकेट, ये जो वैल्यू है इसको मैंने डिवाइड किया जिस वैल्यू पे आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, इसका ब्रैकेट 1, और यहाँ पर टाइम फ्रेम मैंने ऐड किया है ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई, क्योंकि 10 साल बाद की है तो 10 साल के अंदर मुझे क्या कैपिटल गेन मिलता है, तो ये है 10 साल के अंदर टोटल इतना गेन हमको मिला है। -1 यहाँ पे मैं लगाना भूल गया, -1। तो जो हमारा कंपाउंडेडली अगर बात करें तो मेरा जो पर्टिकुलर जो शेयर है वो लगभग 17% से ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो है 17% की। अब वही अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ, यहाँ पर एक और सिनेरियो लेते हैं जिसमें मानते हैं कि हम सेम जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो मान लेते हैं हम, ये पूरा डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो अभी हमारा शेयर है उसका ईपीएस हमने सेम लिया 40 रुपये, और इसका जो प्राइस है करंटली है 40 रुपये। और अगर उस बेसिस पे हम देखें तो ये पी है यहाँ पर जो हमें अभी मिल रहा है 10 का पी। अगर दोनों केसेस में देखेंगे यहाँ पे तो हमारा 50 का पी और यहाँ पर है हमारा 10 का पी। अब मैं अज्यूम करता हूँ जो ग्रोथ मैंने यहाँ पे अज्यूम करी है 25% की, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर भी जो कंपनी है वो सेम ग्रोथ ही कर रही है 25% की। दोनों केसेस में मैंने सिनेरियो सेम लिया है जो अजम्पशन वाले सिनेरियो है। अब यहाँ पर जो 10 साल के अंदर जो यहाँ पे ग्रोथ आई है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया
कि ईपीएस मेरा है 4 रुपये का, ठीक है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस, और ग्रोथ रेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको कि क्या मैं ग्रोथ अज्यूम कर रहा हूँ, ब्रैकेट, और टेन्योर है यहाँ पर मान लीजिए 10 ईयर्स मैंने लिया है सेम केसेस में दोनों में। तो यहाँ पर मुझे मिला ये सेम जो वहाँ पे मिला वही चीज़ मुझे यहाँ पे मिलती है। तो मैं एक एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ। और अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करें, यहाँ पर आगे हमने अज्यूम करा कि पी जो यहाँ पर था वही सेम पी मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, और अगर इक्वल टू मैंने लगाया है कि 10 साल के बाद में प्राइस क्या होगी, तो ये इनटू ये मैंने किया, और इसको भी मैंने ले लिया मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर। और अब अगर मैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ निकालूं तो इक्वल टू लगाया मैंने, और ब्रैकेट ये वैल्यू डिवाइडेड बाय जिस वैल्यू पे मैंने शेयर को खरीदा है आज, और यहाँ पर मैंने लिया है सेम जो उधर फॉर्मूला लगाया ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय, और टाइम मैंने दोनों केसेस में 10 साल का ही लिया है। तो यहाँ पर मुझे जो ग्रोथ मिल रही है इसमें भी -1 में कर देता हूँ, -1, और इसको मैं अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर आती है मेरी 37% की CAGR से मेरा जो पैसा है वो ग्रो कर रहा है, और दूसरे केस में मेरा जो पैसा है वो 17% के CAGR से मेरा पैसा यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो दोनों ही केस में अगर हम देखें, अगर मैं हाई पी पे अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाई पी पे जब भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अपने जो कैपिटल है उस पर गेन इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, और अगर मैं उसे कम पी पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी शेयर में तो मेरा जो कैपिटल गेन है यानी कि CAGR मुझे मिल रहा है वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसा कि मैंने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं आपके सामने कि रीज़न होता है किसी भी शेयर के बढ़ने का, अगर आपके शेयर में से अगर पी एक्सपेंशन की पावर निकल चुकी है यानी कि आपका जो शेयर है वो पहले ही ऑलरेडी हाई पी पर है, तो उस कंडीशन में अगर कंपनी अच्छी है तो ओनली आपको अर्निंग ग्रोथ ही ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आपका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा। अदरवाइज आपका जो शेयर प्राइस है जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। इसलिए एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कोटेशन यहाँ बोलना चाहूँगा कि यदि किसी शेयर का भाव उसके फंडामेंटल की तुलना में बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, मतलब उसका पी एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस स्थिति में जब भी अच्छा बिजनेस करता है, मतलब जो भी कंपनी वो अच्छा बिजनेस करेगी तो ही उस शेयर का जो भाव है वो बाद में बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। तो ये चैलेंजेस हैं कि जब भी कोई इंसान है या कोई भी इन्वेस्टर है वो हाई पी के साथ में अगर इन्वेस्ट कर रहा है पी रेशो के साथ में, तो ये उसको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए क्योंकि ये प्योरली इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं, सिक्लिकल हो गए या कौन कौन से जो बिजनेस है सिक्लिकल हो गए, इकोनॉमिकल हो गए, या कई बिजनेस जो एवरग्रीन होते हैं उनके सबके बारे में बात करेंगे, और उसके अंदर किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।